बच्चों हमने अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर एमडी कैट के सिलेबस को डिस्कस करना स्टार्ट किया था केमिस्ट्री सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक में। अल्काइल हैलाइड्स में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स, जिनका जर्नल फार्मूला होता है RX। क्लासिफिकेशन में हमने कहा था कि इसकी 3 क्लासिफिकेशन है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स। फिर इसमें मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड में 2 डिग्री कार्बन और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स के अंदर 3 डिग्री कार्बन जो है वो मौजूद है। फिर उसके बाद हमने अल्फ़ा बीटा और गैमा कार्बन एटम, अल्फ़ा बीटा और गैमा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आपको दिया था और समझाया था और बताया था कि जो अल्फ़ा कार्बन है, बीटा कार्बन है और गैमा कार्बन है वो किसे कहते हैं। आपको समझाया था मैंने कि बेटा जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से आपके पास अटैच होता है, ठीक है, वो जो कार्बन होता है आपके पास वो कार्बन कहलाता है अल्फा कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन होते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन एटम से अटैच जो कार्बन होता है वो होता है आपके पास बीटा हाइड्रोजन, सॉरी बीटा कार्बन एटम, और बीटा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होता है वो होता है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। बीटा कार्बन एटम के साथ जो कार्बन एटम अटैच होता है उसको कहते हैं गैमा कार्बन एटम, और गैमा कार्बन एटम के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन्हें कहते हैं गैमा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा था कि जो कार्बन एटम है जो अल्काइल हैलाइड के अंदर मौजूद है, चाहे वो 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, अगर उसने डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स को फॉर्म नहीं किया है तो उस कार्बन एटम की जो डिग्री होगी वो सॉरी उस कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। रिएक्टिविटी की बात की जाए बेटा, तो जो रिएक्टिविटी है आपके पास उसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव पार्शियल चार्जेस होते हैं उनकी वजह से रिएक्टिविटी होती है इसकी। हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर मैंने आपको समझाया था कि फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और फिर आयोडीन है। इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर इस तरीके से है कि फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव, फ्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन उससे कम रिएक्टिव है। फिर मैंने आपको बताया था कि चूंकि अल्काइल हैलाइड में पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस मौजूद हैं, इसीलिए आपके पास यहाँ पर जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दोनों हो सकता है। और चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर मौजूद नहीं है तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। हमने अपनी बात मेन डिस्कस करना शुरू की थी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से। फिर मैंने बताया था कि अल्काइल हैलाइड्स के आपके पास 2 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, SN1 और SN2। तमाम बच्चों को आवाज़ क्लियर आ रही है और स्क्रीन अगर क्लियर है तो काइंडली आप लोग यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता दें, यानी कि चैट पर बता दें। बता दें जल्दी से बेटा, अगर आवाज़ क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है तो काइंडली बता दीजिए। इतने देर से किसी ने कुछ कहा नहीं तो मैंने भी कुछ पूछा नहीं, सही है, मतलब ठीक है, तभी आप लोग कुछ नहीं कह रहे। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं बेटा बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिफरेंस के बारे में। बताया था आपको मैंने कि 2 स्टैंड्स फॉर बायोमोलिकुलर, N स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर और N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, ठीक है। बायोमोलिकुलर और यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से हम अगर आगे बात को बढ़ते हैं तो इसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये कितने स्टेप्स में आपके पास कंप्लीट होता है। तो चूंकि बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है तो हम कहेंगे कि जी ये कंप्लीट होगा सिंगल स्टेप में, जबकि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 स्टेप पे प्रोसीड होता है। पहला स्टेप आयोनाइजेशन का होता है, जबकि आपके पास वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है क्योंकि वो एवरेजली स्लो या स्लो प्रोसेस होता है, जबकि सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है, ठीक है। जबकि SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो प्रोसीड होता है सिंगल स्टेप में, और
वहां पर आपके पास जो है वो ट्रांजिशनल स्टेट जो है वो फॉर्म होती है। ठीक है, अब ट्रांजिशनल स्टेट हम किसे कहते हैं? ट्रांजिशनल स्टेट आपको याद होगा कि आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो है वो एक ऐसी स्टेट बनती है जिसमें जो कार्बन एटम है उसके साथ कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, सही है, जबकि कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा होता है, सही है। तो उस स्टेप को हम कहते हैं ट्रांजिशनल स्टेप। ठीक है, इसके बनने तक का अमल होता है आपके पास स्लो, यानी इसके बाद हो जाता है आपके पास फास्ट। ठीक है, जो SN1 रिएक्शन है और SN2, तो SN2 रिएक्शंस के अंदर बेटा आपके पास इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मकसद क्या है बताता हूँ। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस बात को MCQ के तौर पर याद रखिएगा। इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि कार्बन के फॉर एग्जांपल तीनों हाइड्रोजन लेफ्ट साइड पर हैं और हाइड्रोजन राइट साइड पर, मतलब नेगेटिव एंड राइट साइड पर, पार्शियल पॉजिटिव कार्बन एंड लेफ्ट साइड पर। फाइनली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसमें कार्बन के पास हाइड्रोजन हो जाएंगे आपके पास राइट साइड पर, सही है, जबकि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होना। जबकि 50% आपके पास इन्वर्टेड और 50% रिटेंशन प्रोडक्ट या रिटेंडेड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास फॉर्म होता है, सही है। इसके अंदर SN1 रिएक्शन कहता है। तो 50% इन्वर्जन एंड 50% रिटेंशन इज टेकिंग प्लेस इन द SN1 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद SN1 SN2 में एक बहुत ही अहम पॉइंट, और वो ये कि जो आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है आमतौर पर वो, सही है और 2 डिग्री जो अल्काइल हैलाइड है वो नन पोलर सॉल्वेंट के अंदर अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो वो SN2 रिएक्शन करेगा। जबकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड को और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को अगर आप पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर प्रोसीड कर दें, ठीक है, तो वो रिएक्शन करेंगे आपके पास SN1 मैकेनिज्म। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? तो ये था SN1 और SN2 के कुछ मेन डिफरेंस, जिन डिफरेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पास्ट में इनसे रिलेटेड मिक्स करके पॉइंट्स मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से पूछे जा चुके हैं, बट जब भी पूछा गया तो इन्हीं के पॉइंट से ही रिलेटेड पूछा गया। ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में आपके पास जो कार्बन एटम होता है वो अटैच होता है 3 अल्काइल के साथ। जब उसका हेलोजन चला जाएगा तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है निस्बतन किसके? उस कार्बन एटम के जिसके 2 बॉन्ड बने हो अल्काइल के साथ और 1 बॉन्ड बना हो हाइड्रोजन के साथ। और ये किससे ज़्यादा स्टेबल होता है भाई? अल्काइल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और ये और मजीद अब और कौन इससे कम स्टेबल होता है? जो तीनों हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये मैक्सिमम स्टेबल है, ये मैक्सिमम स्टेबल है। ठीक है, और यहाँ पर पहुँचोगे तो ये लीस्ट स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन आप याद रखो कि जब भी आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स की बात होगी तो वो सबसे लीस्ट स्टेबल होंगे। टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात की जाए तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड से बनने वाला कार्बोकैटाइन आयन जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, वो सबसे देर से रिएक्शन करेगा। जो जितना स्टेबल होता है वो उतना देर से रिएक्शन करना शुरू करता है। ठीक है, अच्छा, इससे आगे जो आपके पास है बेटा वो मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद डिस्क्राइब द मैकेनिज्म एंड द टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आपके पास क्या मतलब है इसका? एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर हम एक अल्काइल हैलाइड लें जैसे CH3 CH2 Cl, इसके साथ मैं डालूंगा स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज KOH, सही है। यहाँ पर जो मीडियम रखूंगा दैट इज अल्कोहलिक, यानी अल्कोहल डालूंगा, सही है, जो कि सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा। मैं पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर नहीं डालूंगा। ठीक है, अब ये जो KOH अल्कोहलिक है उसका पोटेशियम इस Cl से मिलकर बना देगा KCl,
जबकि इसका फर्स्ट वाला हाइड्रोजन इस OH से मिलकर बना देगा आपके पास H2O, और दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आपके पास फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एलिमिनेशन होगी। अब एलिमिनेशन भी दो तरह की होती है बेटा, E1 और E2। सही है। E2 का मतलब अगेन 2 स्टैंड्स फॉर बाय मॉलिक्यूलर। सही है। 2 स्टैंड्स फॉर अगेन बाय मॉलिक्यूलर एंड E स्टैंड्स फॉर अगेन एलिमिनेशन रिएक्शन। जबकि 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, 1 स्टैंड्स फॉर यूनिमॉलिक्यूलर and E stands for elimination reaction, 1 stand for elimination reaction। तो बाय हाँ, एक पॉइंट रह गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर बेटा, सब्स्टिट्यूशन का एक पॉइंट रह गया, और वो पॉइंट रहता था कि SN2 रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के भी ऊपर। सही है। और डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पर भी। जबकि जो आपके पास SN1 रिएक्शन है तो उसमें रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करता। सही है। अच्छा, इसी तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए वही तमाम तकरीबन पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स अल्काइल हैलाइड जब SN1 SN2 फॉलो करते हुए करते हैं। जैसे कि टू एलिमिनेशन रिएक्शन, बाय मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड करेंगे या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड करेंगे। ठीक है। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शन करता है, जबकि आपके पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है, और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि 2 डिग्री को आपने किस सॉल्वेंट में रखा है, पोलर में रखा है या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा है। सही है। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड को पोलर सॉल्वेंट में रखोगे तो E1 होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखोगे तो E2 रिएक्शन होगा। ठीक है। ये मेन बात है इसकी। ये बहुत ही जो मतलब मेन पॉइंट है एलिमिनेशन का। एलिमिनेशन एज सच इतना कोई आपके पास कोई खास टॉपिक नहीं है। ठीक है। लेकिन यही बात है कि आपको इसकी बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। बेसिक से क्या मुराद है? बेसिक से यही मुराद है कि कौन से अल्काइल हैलाइड E1 रिएक्शन करते हैं, कौन से अल्काइल हैलाइड E2 रिएक्शंस करते हैं। ठीक है। E1 और E2 स्टैंड्स फॉर व्हाट? E1 एंड E2 इज एक्चुअली स्टैंड्स फॉर द एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। और हम जो एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ते हैं वो बेसिकली पढ़ते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। हम जो रिएक्शन पढ़ते हैं दैट इज एक्चुअली द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं भाई, और क्या होता है ये? स्टार्ट में मैंने इसीलिए अल्फा बीटा का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर है फॉर एग्जांपल CH2, इसको मैं ऐसे ओपन करके लिखता हूँ, ये हो गया Cl। इसके बाद में यहाँ पर मेरे पास इस तरीके से CH3। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिया KOH अल्कोहलिक। तो KOH अल्कोहलिक का जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैक करेगा इस बीटा हाइड्रोजन पर। क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होता है। ठीक है। और यहाँ से ये जो Cl है वो निकल जाएगा, जो कि इस K से मिलकर बना देगा KCl, और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो OH से मिलकर बना देगा आपके पास वाटर। तो वाटर बन जाएगा और KCl बन जाएगा। जबकि यहाँ पर रह जाएगा आपके पास CH2, और यहाँ पर भी आपके पास रह जाएगा CH2, और इन दोनों के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे अहम बात जो होती है वो ये स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है। क्या कहा मैंने? स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन कराएंगे अल्काइल हैलाइड का, ठीक है, और वहां पर आपके पास जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर आपके वाटर ना हो, ठीक है, सही है, कोई भी नॉन पोलर सॉल्वेंट आप ले लें, सही है, लेकिन यहाँ पर वाटर आपको नहीं लेना है, सही है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। सही है भाई। इसी तरीके से आपको जो है ना कुछ न्यूक्लियोफाइल्स का पता होना चाहिए। सही है। जैसे कि अगर आप जो है वो NaCN लेते हो, NaCN, तो NaCN से प्रोड्यूस्ड होगा CN माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से आप KSH लेते हो तो उससे प्रोड्यूस्ड होगा SH माइनस, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह से अगर आप लेते हैं CH3COO Na, तो इससे आपके पास प्रोड्यूस्ड होगा CH3COO नेगेटिव, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है। सही है। तो आपको न्यूक्लियोफाइल्स का आइडिया होना चाहिए कि किस से कौन सा न्यूक्लियोफाइल जब आपके पास प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है। तो ये पूरा जो चैप्टर है इसमें ऐसे इतने कोई ज़्यादा टॉपिक्स हैं भी नहीं, और बहुत ही आसान चैप्टर था, जो कि इतने ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पर कंसिस्ट था। सिर्फ 4 गिनती के लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे इसमें, जो कि हमने यहाँ पर तकरीबन मुकम्मल कर लिए। इसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ जाएंगे, जो कि है बेसिकली हमारा अल्कोहल से रिलेटेड।